डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में कोई भी आईआईटीज में से। मतलब इट इज़ लाइक अगर आप आईआईटी बॉम्बे से अपनी बीटेक किया हुआ है तो आप कोई भी दूसरा आईआईटी में भी आप डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ वन क्राइटेरिया। अनदर वन इज दैट इज़ द ट्रेडिशनल वन कि आपने बीटेक एमटेक मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, उसके बाद आप आईआईटीज़ में या कोई भी इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हो। एंड वहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस में मास्टर्स होने से दे डोंट सी गेट या नेट होने से इतना मतलब मैटर नहीं करता है। बट आईआईटीज़ में जैसे कभी कभी होता है कि आपका मास्टर्स भी देखते हैं, अगर आपका गेट क्वालिफाइड है वो भी देखेंगे। तो इट इज़ लाइक दैट। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी और इन आई आई टी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है। यार पढ़ाई भी किसी का पैशन एंड इंटरेस्ट बन सकता है क्या? हाँ भाई हाँ, आज का पॉडकास्ट देखने के बाद तुम्हें भी यही लगेगा यार लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो हाय, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड को फाउंडर ऑफ ऑक्टाजाम। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरे पॉडकास्ट में बने रहना। तो इन्होंने अपने पूरे करियर जर्नी में एकेडमिकली बहुत काम किया हुआ है और साथ साथ में इनका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल भी है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपमा बोरा एंड शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, नागालैंड यूनिवर्सिटी, मेजिपेमा कैंपस। तो आज का पॉडकास्ट देखने के बाद तुम्हारे दिमाग से पीएचडी रिलेटेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पूरे पॉडकास्ट को एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजाम। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपमा बोरा। ये हमारे इस कॉलेज के जो है ना सीनियर है ना। तो और पीएचडी इन्होंने किया है, बहुत ही इंस्पिरेशन जानी है इनका, है ना। तो इन्होंने इसके बाद इन्होंने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जानी तय किया। तो इनसे अपन सुनेंगे कि बहुत कुछ इनपुट लेने को मिलेगा अपने को। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अनुपमा दी, आपका एक बार इंट्रोडक्शन कर दो अपने ऑडियंस का। Hello everyone. I'm Dr. Anupama Bora, and currently I am working as an assistant professor at Nagaland Central University at the School of Agriculture Sciences, and basically I am teaching in food processing area. And yes, along with the podcast I think बहुत कुछ डिस्कशन होगा। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन मतलब छोटा सा ही देना चाहती हूँ, इतना लंबा करके नहीं देना चाहती हूँ। तो as the podcast goes on, so I will be answering all the questions. So let's Right. start. ओके ओके अनुपमा जी, तो आपका मतलब थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा था? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ऐसे पीएचडी करने होते हैं, मतलब आईआईटी से, तो बहुत सारे लोगों का ऐसे ड्रीम होता है। तो उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड क्लास 12 से कैसे होना चाहिए, तो आप थोड़ा एक ओवरव्यू दे दीजिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्या था? My education background, actually I did my 10 plus 2 in science background. I did my schooling like as normal. It was not like any different that I did any different courses. So normally I did my 10th courses, and after that I did 10 plus 2 in science background. And after that I did my UG, that is I did BTech in biotechnology from Guwahati University Institute of Science and Technology, and that is basically a state university. And when I joined during that Okay. time, it was the first course offered in state university, BTech course in biotechnology. So it was a new course there during that time, and it was around 2009 around, yeah. So that was the starting of my UG journey, and then I did masters, that is MTech from Tejpur University in food science and food engineering and technology. And then after that I joined in PhD from IIT Guwahati. So that was my educational journey so far. And I didn't do in a very traditional, like a traditional course. Suppose like a lot of people they do ऐसा है कि बीटेक एमटेक सेम कंप्यूटर साइंस में करते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी कंप्यूटर साइंस में करते हैं। बट मेरा थोड़ा सा अलग था, थोड़ा लाइक इंटरडिसिप्लिनरी है मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है, सब्जेक्ट्स है। एंड बीटेक के टाइम में मैंने बायोटेक लिया था, बट मैंने एमटेक में थोड़ा स्पेशलाइजेशन कोर्स किया था, मतलब Okay. फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था। देन आई डिड अकॉर्डिंगली। एंड देन अगेन पीएचडी का भी जर्नी ऐसा था कि उसमें भी बहुत सारा चीज़ आई कुड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड बहुत सारा एरिया को टच करके मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया था आईआईटी से। तो मतलब
मैं थोड़ा ऑडियंस को बता देता हूँ, इनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ था। जैसे कि मैंने बोला फोर्थ ईयर को आपने को एक बीटेक का प्रोजेक्ट करना होता है, राइट? तो वो जो प्रोजेक्ट था जिस प्रोफेसर के अंदर अपन कर रहे थे, तो वो उन्हीं प्रोफेसर के अंदर ये भी मतलब काम करे, तो वो एक बर्थडे ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने, तो हम लोग को इनवाइट किया था, बोला कि आ जाओ आप लोग। हम लोग का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो उसी जो बर्थडे का इवेंट था उसमें हम लोग का एक छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था। तो इसी में मतलब अभी जैसे इनको मैंने बोला कि एक बार आ जाओ पॉडकास्ट में, इन्होंने तुरंत बोल दिया कि अच्छा ठीक है आते हैं, अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन गैप रहता है यार, कैसे पीएचडी में एडमिशन लेना है, कैसे आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है। तो अनुपमा दी, आपसे मतलब ये अपने को जानना है ना कि आईआईटी या आईआईटी गुवाहाटी या कोई भी आईआईटी में अगर पीएचडी के लिए अपने को अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? मतलब क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया बेसिकली है? पीएचडी में अप्लाई करने के लिए मोस्टली क्या होता है, लाइक दो दो टाइप का होता है। मतलब एक तो है कि आप अगर कोई भी आईआईटी से मतलब आपने बीटेक किया हुआ है और आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, जैसे मोर देन 70 और 75%, देन क्या होता है, फिर गेट भी अगर क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में कोई भी आईआईटीज में से। मतलब इट इज़ लाइक अगर आप आईआईटी बॉम्बे से अपनी बीटेक किया हुआ है तो आप कोई भी दूसरा आईआईटी में भी आप ओके। डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ वन क्राइटेरिया। अनदर वन इज दैट इज़ द ट्रेडिशनल वन, कि आपने बीटेक एमटेक मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, उसके बाद आप आईआईटीज़ में या कोई भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हो। एंड वहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस में मास्टर्स होने से दे डोंट सी गेट या नेट होने से इतना मतलब मैटर नहीं करता है। बट आईआईटीज़ में जैसे कभी कभी होता है कि आपका मास्टर्स भी देखते हैं, अगर आपका गेट क्वालिफाइड है वो भी देखेंगे। तो इट इज़ लाइक दैट। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी और एंस आई आई टी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है। मतलब माइनरली, इट इज़ नॉट लाइक टू मच डिफरेंस। बट आपका मेन क्राइटेरिया इज़ दैट यू हैव टू हैव अ मास्टर्स डिग्री, एमए अगर किया है तो उसके बाद आप पीजी ज्वाइन कर ठीक है। सकते हो, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड में। नहीं तो अगर साइंस में है या टेक्नोलॉजी में है, आपको बीटेक एमटेक होना है, उसके बाद आप यू कैन ज्वाइन पीएचडी। एंड पीएचडी का लाइक प्रोसेस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। that again depends to the department or else to the institute। तो वो प्रोसेस में क्या होता है, मेनली इधर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बहुत हाई होता है इन ए डिपार्टमेंट, then there will be either written examination, after that there will be like interview, and then most probably it is like not same for all departments again। इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद एक दैट राउंड होता है जिसमें आपका प्रेजेंटेशन लिया जाता है, ओके। टीचिंग स्किल्स या ऐसा ऐसा टाइप का स्किल्स देखा जाता है। तो दैट इज लाइक डिफरेंट होता है, अलग अलग, मतलब टीचिंग स्किल एग्जैक्टली, बट हो सकता है ऐसा टाइप का कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए दे आपको, आपका काम रिलेटेड। तो वैसा मतलब 3 राउंड हो सकता है। नहीं तो अगर जैसे सपोज आई डिड पीएचडी फ्रॉम सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, सो ड्यूरिंग माई टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हम लोग का खाली इंटरव्यू हुआ था, देयर वाज नो रिटन एग्जामिनेशन। बट अगेन सिमिलरली अगेन अदर डिपार्टमेंट, सपोज बायोटेक में देयर वाज रिटन एज वेल एज इंटरव्यू। सो इट ओके। डिपेंड्स। सो उस टाइम पे वी हैड इन दैट वे, हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही था। उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस यू हैव डन ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइमिंग, देन द मेंबर्स हु आर सिटिंग देयर दे विल सिलेक्ट यू। उसका भी बहुत सारा क्राइटेरिया विल डिस्कस मे बी इन द नेक्स्ट। और भी क्वेश्चंस है तो आई विल बी आंसरिंग अकॉर्डिंगली टू द इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है। तो मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि आईआईटीज़ जो है एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, ठीक है? तो उनका जो क्राइटेरिया है, ऐसे सारे आईआईटीज़ का इन्होंने जैसे बोला कि ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, वो ऑन डिमांड क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपने मॉडिफाई कर देगा थोड़ा बहुत, कि सीट का भी लिमिटेशन होता है कि कितने लोग हैं और कितने लोग अपेयर कर रहे हैं। मैक्सिमम ज़्यादा लोग आ गया तो उन्होंने थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल्स, मतलब नंबर ऑफ़ जो स्टेप्स है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा ही है, ठीक है? तो जैसे एक सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो मैं मैक्सिमम लोगों से, जितने भी लोग अभी तक आए, सबसे ये पूछने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कर रहा है ना, कि यार क्योंकि अपने को जैसे पीएचडी में जाने के पहले या कोई भी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटेक हो, कोई भी एमटेक हो, जब तक तुमने वो कोर्स एडप्ट नहीं किया तो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली उस कोर्स के अंदर क्या होने वाला है, पूरा जर्नी कैसे जाने वाला है ना। बहुत ही मतलब अपनों को खुद को भी इतना मैच्योरिटी नहीं रहता कि पता नहीं चलता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, राइट?
तो मतलब जो टॉपिक्स रिसर्च टॉपिक जो भी होगा उसको मतलब कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, कैसे शॉर्ट लिस्ट करना होता है, मतलब उसका एनालिसिस करने का क्या राइट वे है, उसको एक बार आप एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। Okay. मतलब that is related to PhD research topic selection ना mostly, and the course selection or the area you want to choose. So राइट। basically यहाँ पे कैसा होता है, like एक तो है आपका खुद का इंटरेस्ट, आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, मतलब रियली यू वांट टू वर्क इन दैट फील्ड और नॉट, तो वो आप एक बार देखो पहले कि कौन सा एरिया में आपको काम करने का मन है। एंड सेकेंडली आपको देखना है जो भी डिपार्टमेंट में यू आर लाइक यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, तो वो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कुछ एस्ट्रोफिजिक्स में करने का मन है, कोई भी नहीं कर रहा है उसके ऊपर काम, दैट विल बी अगेन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप नया काम भी कर सकते हो कोई भी डिपार्टमेंट में, एंड IITs हैव ए वेरी गुड फैसिलिटी, अब नया काम भी सपोर्ट करते हैं बहुत बहुत सारे लाइक फैकल्टीज, दे ऑल्सो वांट सम न्यू आइडियाज इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो भी कर सकते हो। बट अगर अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि आप थोड़ा सा अलाइन करके आप सोचो कि कौन सा फैकल्टी कौन सा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, ओके ये एरिया में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्रोच दैट फैकल्टी ऑल्सो इन दैट वे। एंड देन क्या होता है, थोड़ा सा फैकल्टी को भी इंटरेस्ट आएगा कि अरे दिस स्टूडेंट इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन माई एरिया, तो ही कैन गिव इनसाइट्स कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मे बी ही विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। There is a possibility. I'm not guaranteeing that professors, all the faculties will be very friendly or non-friendly. It doesn't that I'm not saying, but it is just a way that the student can try to take a research area, and if new topics are also anybody is interested to do, then also you can approach to any approachable professors. ऑल्सो आप प्रोफेसर लोग का भी, जैसे कुछ कुछ फैकल्टी लोग का तो अच्छा फीडबैक आता है, कुछ कुछ का नहीं आता है, तो अकॉर्डिंगली भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भले ही हो सकता है रिसर्च एरिया बहुत अच्छा है वो फैकल्टी का, बट दैट फैकल्टी माइट नॉट बी एज राइट। फ्रेंडली एज द अदर पर्सन। सो आपको थोड़ा PhD के टाइम में वो सब भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपको मतलब एक फैकल्टी के साथ आपको एक बॉन्डिंग भी मेंटेन करके रखना है, प्रोफेशनल एज वेल एज आपका पर्सनल, मतलब हर चीज़ वो डिपेंड करता है। तो रिसर्च टॉपिक भी आप ऐसे चूज करो इंटरेस्ट वाइज, एज वेल एज एक फैकल्टी का जो राइट। लाइक ओवरऑल आप देखो थोड़ा कि वो फैकल्टी कैसा है, स्टूडेंट्स के साथ कैसा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये सब फैक्टर्स ज़्यादा ध्यान में रखा जाए, कोई भी अगर चूज करना चाहता है, कोई भी PhD करना चाहता है, तो राइट। the supervisors, what we say, feedback like from other students or something like that, as well as supervisor का आप वो CV भी देखो कैसा है उनका, लाइक अच्छा पेपर्स है कि नहीं, उनका कैसा है, मतलब कितना टाइम लगता है उनके लैब में काम करने के लिए, तो दैट ऑल्सो इट मैटर्स। सो वो सब अगर आप थोड़ा पहले देख के जाओगे, देन योर PhD जर्नी विल बी वेरी बेटर एंड इट विल बी क्वाइट फ्रूटफुल, आई थिंक। So that will be my advice. And selection of topic तो I have already shared कि you have to go through, थोड़ा पहले ही आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर क्या क्या इंटरेस्ट है, and then who is working on that area. Right. So it is as such, like you can go on in that way. ठीक है, तो मैं जो दी ने अभी बताया उनके साथ मैं एक दो पॉइंट मतलब ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि यार प्रोफेसर का फीडबैक देख लो कैसा है, तो कैसे आप करोगे बेसिकली उसमें एक मतलब मेरे को जो इजी प्रोसेस लगता है कि आप पहले तो आप देख लो कि कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक के अंदर वो मान लो फॉर एग्जांपल सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक के अंदर 3-4 प्रोफेसर एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ मिल रहा है तुम्हें कोई भी IITs में, तो आप उनको ना मतलब उनके अंडर पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको मेल कर सकते हो, लिंक्डइन में अप्रोच कर सकते हो। एक तो ये प्रोसेस हो गया। सीधा प्रोफेसर को भी आप कॉल मेल कर सकते हो, और अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब आगे जाके भी आपको प्रॉपर पॉजिटिव सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये मतलब उसी टाइम पे समझ में आ जाता है कि आपके साथ वो मतलब जो बात करने का तरीका वो मैच हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सारे फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके साथ एडजस्ट ना हो, तो वो मैटर करता है कि आपका फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कॉल मेल से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है।
और मैक्सिमम मैंने अभी तक जितने भी एक्सपीरियंस किया, मतलब मैं अपने कॉलेज जाने के टाइम पे सारे फैकल्टीज़ ऐसे मेल का रेस्पॉन्स तो कर ही देते हैं। हो सकता है 1-2 दिन बात करें, लेकिन मेल का रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट हो जाता है, हर कोई कर देता है कि यार अच्छा किसी ने बच्चे ने अप्रोच किया, उनके पास अवेलेबल नहीं भी होगा तो बोल देगा कि यार मेरे पास सीट अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी होता है। राइट। तो मतलब जितने भी लोग ऐसे जो पीएचडी करना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ मास्टर डिग्री करना चाहता है या पीजी करना चाहता है, उनके बाद मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब इंडिया का अगर बात करूँ मैं। कैरियर ऑप्शंस मतलब हायर एजुकेशन इन अ वे कि बहुत सारा लाइक एरियाज तो है। एक तो लाइक दो इज टू टू एरियाज आर वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में आप दो एरियाज ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज़ वन इज़ एकेडमिया, अनदर इज़ रिसर्च। आप ये दो एरिया में आप प्रोमिनेंटली हायर स्टडीज़ के बाद आप जॉब यू कैन ट्राई फॉर जॉब्स। बट द थिंग इज़ दैट देर इज़ नॉट गारंटी like even you can say the scenario। अभी ऐसा सीन है कि वी आर डूइंग पीएचडी, बट ऐसा भी है बहुत लोग कि यार कुछ नहीं मिल रहा है पीएचडी कर लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन डूइंग अ पीएचडी एंड देन यू वांट टू वर्क इन दैट टाइप ऑफ एरिया, और आपको थोड़ा वो फील्ड में ओके। आपको नॉलेज लाइक यू वांट मोर नॉलेज, और वो एरिया में आपको कंट्रीब्यूट करना है इन फ्यूचर, यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, यू वांट टू डू मोर रिसर्च, आपको अगर थोड़ा इंटरेस्ट है देन ओनली आप हायर स्टडीज करो एंड देन यू गो टू दैट लाइन। एंड जॉब सेक्टर में क्या है, एक तो है आप एकेडमिक लाइन में, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई फॉर एकेडमिक जॉब्स, एंड नेक्स्ट इज दैट रिसर्च जॉब्स इन अ वे is that like you can apply for RA jobs, research associate, research scientist position, junior research assistant. So after PhD there are a lot of options that you can try for. Again it is not like आप आरए का जॉब एक जगह में निकला है आप अप्लाई कर सकते हो उधर, क्योंकि क्या होगा एरिया ऑफ रिसर्च भी थोड़ा अलग रहता है। जैसे वो आरए का जॉब में ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट होगा जो आपका एरिया रिलेवेंट नहीं होगा, देन ओके। इट विल बी लाइक ऐसा नहीं कि आपको वो आपका पीएचडी है करके वो ले लेगा। तो इट दैट जॉब ऑल्सो हैज टू बी रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग। सो इन दैट वे वेन एवर यूर लाइक चूजिंग फॉर एनी पीएचडी टॉपिक, तो आपको थोड़ा पहले ही सोचना है कि भाई ये एरिया में जो मुझे रिसर्च करना है बाद में, तो ये एरिया में जॉब्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ पीएचडी में। तो इनिशियली आप वैसे उस हिसाब से सोच के आप बाद में डिसाइड कर सकते हो आपको राइट। किधर जाना है। एंड थर्डली वन मोर एरिया इज दैट फ्रीलांसिंग यू कैन डू। कंसल्टेंट के हिसाब से आप काम कर सकते हो। आप साइंटिफिक जर्नल्स में या कुछ कंपनीज होता है, बायोटेक कंपनीज है, वो लोग कंसल्टेंट चाहते हैं, मतलब थोड़ा हाईली एडुकेटेड, इवन क्रिएटिव साइंटिफिक राइटिंग राइट। में भी आप जॉब्स कर सकते हो फ्रीलांस के हिसाब से। एंड दैट यू कैन नॉट इवन पीएचडी के बाद भी नहीं, वो पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर योर मास्टर्स आल्सो यू कैन स्टार्ट दैट टाइप ऑफ राइट। जॉब्स। तो वैसा टाइप का जॉब्स है। राइटिंग जॉब्स आर देयर आर कंसल्टेशन जॉब्स आर देयर आर academic, that means assistant professor jobs are there. Also SRF after PhD you can, not SRF sorry, after PhD you can join RA positions or else other research positions you can join. Postdoc भी कर सकते हो, वो भी एक option है। That is not like a job option but another research experience you can add to your CV. So these are the areas like the most common areas where you can do. Another one thing is that आप पीएचडी के बाद भी आप एरिया थोड़ा चेंज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको वही एरिया में कंटिन्यू करना है, रिसर्च करना है, तो आप कर सकते हो। इफ सम लैब और सम प्लेस इज ऑफरिंग पोजीशन टू Okay. यू, दे वांट अ लर्नड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन, बट दे आर नॉट सीइंग कि आपको ये एरिया में एक्सपर्टाइज है कि नहीं। वो लोग को खाली आपका टैलेंट से मतलब है, तो आप वो कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका एरिया ऑफ रिसर्च भी अलग हो सकता है। So in that way you can switch the area also. So I ठीक feel है। you should not discourage. Suppose you're doing PhD and then you're thinking that job कहाँ है, job नहीं है, वो mindset के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका mindset के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। तो while searching for jobs you have to search in the right places. Right. Then definitely there are scope. If तो I have missed इन्होंने out something, I think राइट you can also add if I have missed out. कि इन्होंने जितने बोला अभी तक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्होंने बोला कि यार आपका इंटरेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटर लॉन्ग टर्म जाननी है भाई इसमें,
क्या 5 साल ले रहा है, 4 साल, आपने पूरा एकदम एक टॉपिक के ऊपर पूरा इतने साल आपको काम करना है, तो इसको इंटरेस्ट बेसिस अगर होगा ना तो आप जॉब क्या है, मतलब कंसल्टिंग, इन्होंने जैसे बोला कंसल्टिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे उनको एडवाइस करना होता है, तो कंसल्टिंग जॉब में अलग अलग फील्ड के लोग, मतलब उसमें उनको उन लोग का रिसर्च बेस में उन लोग का प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंसल्टिंग कंपनीज है जहाँ पे मतलब आपको प्लेसमेंट मिलने का बहुत, मतलब हायर स्टडीज़ वालों को वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इजीली मिलता है। तो वो आपको समझ में आना पड़ेगा यार, सीवी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एकेडमी में गए और आपने अपने सीवी के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है कि यार प्रॉपर तरीके से राइट डायरेक्शन में जो भी आप देखोगे ना, जब भी आप प्लेसमेंट के लिए, तो आपको स्टार्टिंग से ही मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार इन्होंने जैसे बोला कि एक एकेडमी भी हो सकता है, एक नॉन एकेडमी। नॉन एकेडमी मतलब आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, राइट। सीवी पहले से आपको तैयार करना पड़ेगा, राइट। तो सीवी के लिए आप कंपनी का लिस्ट आउट करोगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपना सीवी तैयार करोगे कि पहले जो लोगों को प्लेसमेंट मिला है उनका सीवी कैसे है, वो सब देख के आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। और करियर पोर्टल में दिख जाता है और यूट्यूब में आज के डेट में सब कुछ दिख जाता है आपको। जैसे पता चल जाएगा कि ये टॉपिक में या इस पार्टिकुलर जॉब सेक्टर में मेरे को एंट्री लेना है, तो आप देख सकते हो कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको क्या क्या ऐड ऑन करना है अपने स्किल सेट्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जैसे बोला यार करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही है, ऐसा नहीं है कि करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पार्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि आप इतने साल आप रिसर्च बेस में काम करोगे, इसके बाद सेम फील्ड में आपको जॉब भी करना है। तो ये आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि यार सामने वाले को समझ में आ जाता है। क्योंकि रिसर्च बेस में मेरे को जितना समझ में आता है, हायर जब भी आपका एजुकेशन हाई क्वालिफिकेशन हो जाता है तो उसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें भी वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है ना। तो इसमें आपका इंटरेस्ट है तो वो तब भी वो इंटरव्यू इजीली प्रोसेस हो पाएगा, राइट। तो आपने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का उसके लिए कोई ये एकेडमिक जॉब है ना, एकेडमिक जॉब के अंदर पड़ गया है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लोग बन सकते हैं। तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है या क्या सीन है उसका, थोड़ा आप आई एक्सप्लेन कर दो। दिस बहुत लोग ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि दी आपको कैसे मिला है या फिर कैसा प्रोसेस है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में भी बहुत लोग पूछते हैं। तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इट्स लाइक जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोग फ्यूचर में बनना चाहते हैं फॉर देम, तो आई वुड सजेस्ट दैट लाइक टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आपका कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होता है। तो एक तो आपका राइट। इनिशियल आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कौन सा एरिया में असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना चाहते हो, तो उस एरिया में आपका लाइक बैचलर्स मास्टर्स एज वेल एज पीएचडी का, तो आपको वो करना है पूरा, मतलब ख़त्म करना है। एंड एक और है कि सपोज आपने नेट क्वालिफाई किया है, नेट लेक्चरशिप आपने क्वालिफाई किया है वो सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड आफ्टर योर मास्टर्स यू क्वालिफाइड नेट, तो क्या होता है तब यूजीसी का कभी कभी रेगुलेशन आता है कि पीएचडी इज मैंडेटरी, एंड समटाइम ठीक इट्स है। अगेन चेंज हो जाता है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। तो उस चीज़ में क्या कर सकते हो आप, मास्टर्स के बाद डायरेक्ट आप नेट क्वालिफाई करो। ओके। तो क्या होता है नेट जेआरएफ और नेट, एक नेट जेआरएफ होता है, एक नेट लेक्चरशिप होता है। वो मैं यूजीसी का बोल रही हूँ, मैं सीएसआईआर का नहीं बोल रही हूँ। नेट भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग विथ वन एग्जाम्पल ओनली। तो एक है नेट जेआरएफ एंड अनदर इज नेट लेक्चरशिप। तो नेट जेआरएफ में क्या होता है, आप अगर आप दोनों क्वालिफाई करते हो तो आप किसके लिए लाइक आपका मेन, अगर आप दोनों क्वालिफाई करते हो तो नेट जेआरएफ होता है मोस्टली। आप अगर पीएचडी करना चाहते हो देन नेट जेआरएफ अगर आपका है तो वो इंस्टीट्यूट में जिसमें चाहिए होगा, देन दे विल सिलेक्ट यू एज अ पीएचडी कैंडिडेट। एंड नेक्स्ट, अगर सपोज आपको नहीं करना है पीएचडी, अभी नहीं करना है, बाद में यू विल थिंक, तो आपको अभी जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको नेट लेक्चरशिप आपको क्वालिफाई करना होगा। वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। तो वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका मास्टर्स भी है वो एरिया में, देन आप कोई भी कॉलेज में जिसमें आपका क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि नेट इज़ रिक्वायर्ड एंड पीएचडी, इफ नेट इज़ नॉट देयर देन पीएचडी इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे होता है। तो आपका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, आप लाइक मिनिमम क्वालिफिकेशन सब चीज़ है ठीक है, एंड इंटरव्यू प्रोसेस भी ठीक से गया है, देन you might get selected even without having PhD also, but that will be little bit difficult because competition level काफ़ी high हो गया अभी, like हर एक फील्ड में PhDs are ओके। coming। so ऐसा होगा कि अभी मोस्टली PhDs को ही काउंट करते हैं, पर आपका नेट होने से वो एडेड बोनस हो जाता है अगर आप नेट क्वालिफाइड हो। तो
main criterias, like these are the few criterias up for assistant professor. And then उसके बाद फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन पैनल होता है, तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं आपका रिटर्न टेस्ट करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से। अगेन वहाँ पे एक फिल्टरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर रिटर्न प्रोसेस होगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आपका टीचिंग स्किल्स देखने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कैंपसेस अगेन, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड इन PhD इंटरव्यू। तो वैसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर ये चीज़ के लिए भी आपका वैसा टाइप का ही प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो it depends, like campus to campus. So these are the basic criteria in selection of assistant professor. आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला कि नेट लेक्चरर जो एग्ज़ाम है वो लाइफ टाइम वैलिड है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अभी वो उसको क्लियर कर दिया मास्टर्स के साथ, इसके बाद मैं उसको कभी भी exactly, यूटिलाइज कर सकता हूँ, use राइट? कर सकते हो। हाँ, मतलब नेट लेक्चरशिप ये है खाली वो असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग पोजीशन में आपका सिलेक्शन करने के लिए वो वैलिड होगा। एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो आप वो यूज़ करके ऐसा नहीं है कि आप वो यूज़ कर सकोगे, बट आपका राइट। वो रहेगा कि आपने नेट क्वालिफाई किया है एंड दैट यू कैन यूज़ इन योर CV। तो एक एडेड बोनस रहता है वो चीज़ कि आपने ओके, क्वालिफाई किया है, तो वैसा टाइप का है वो चीज़। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल आप अभी नागालैंड यूनिवर्सिटी में हो, राइट? तो कोई ऐसे भी है बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मान लो कोई राजस्थान में किसी को जॉब मिला, या कोई दिल्ली में किसी को मिल गया, लेकिन वो फ्यूचर में चाहता है कि यार अपने होम स्टेट में शिफ्ट हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार आसाम में कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको शिफ्ट करना है, तो ये पॉसिबल हो पाता है कि एक बार अगर एक कॉलेज मिल गया तो उसको आपको फिर से कोई एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल ट्रांसफ़र मिलता है? ऐसे क्या सीन एग्जैक्टली, है मतलब उसमें? अभी मैं नागालैंड यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एंड सपोज मुझे असम जाना है, तो सपोज असम में लाइक ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलने से आप तेजपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, एंड देन स्टेट यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अगर मुझे राइट। सपोज कल को कोई पोस्ट निकलता है, सपोज कोई पोस्ट निकलता है, देन आई हैव टू अप्लाई, मीन्स मुझे तो मतलब एज सच मुझे जितना नॉलेज है, मुझे इतना नहीं पता है कि वो ट्रांसफर ले सकते हो कि नहीं। दैट माइट बी इन स्पेशल मतलब स्पेशल ग्राउंड होना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको ट्रांसफर मिल रहा है एक जगह से दूसरे जगह में, तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल ग्राउंड्स होना पड़ेगा। दैट इन डेप्थ मुझे इतना नॉलेज नहीं है एज ऑफ नाउ। बट वन थिंग आई नो, सपोज ओके, कल टुमारो आई वांट टू कम बैक, राइट। लाइक मुझे नागालैंड से असम जाना है, देन देयर हियर आई एम डूइंग वर्क एंड आई एम गेटिंग सम एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो ओके, रहा है, देन लाइक आपका एक्सपीरियंस के बेस पे सपोज कल असम में कोई जॉब निकला, तो आई वांट टू अप्लाई और आई वांट टू गो देयर, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेशली। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब स्किप कर जाओगे, वो कोई भी स्टेप आपको ऑलरेडी जॉब है करके आप स्किप कर सकते हो, वैसा तो मुझे नहीं लगता है। तो यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहाँ पे अपियर करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। एंड देन आफ्टर दैट इफ आई गेट थ्रू द प्रोसेस, तभी लाइक उसमें कोई ट्रांसफ़र वाला चीज़ आता नहीं है, मतलब ये चीज़ में। तो आपको नॉर्मली नेचुरली वो मतलब आपको ट्रांज़िशन में जाना पड़ेगा। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमें ऑलरेडी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो थैंक यू वंस अगेन अनुपमा दी, आप ऑक्टाजम में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट? एंड मैं जैसे तुम लोगों को बता रहा था कि भाई इनका एक बहुत ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अनुपमा बोरा। आप सब लोग जाके उसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच सिलेक्ट किया मुझे स्पेशली ये प्रोग्राम और ये पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज माई ऑल्सो टारगेट इज दैट यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स को, या आई वॉन्ट टू मोटिवेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देना, या लाइक कुछ भी मैं सिखाना चाहती हूँ कि आपको कुछ सीखना है, तो लाइक माई ऑडियंस एंड ऑल आई यूज्ड टू शेयर, लाइक एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल मैं शेयर करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आपको कैसे मतलब जैसे भी आपको मन है तो आप ट्राई करो। ठीक है अनुपमा दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन।